हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 9वां है। यहां पर हम लोग शहरी क्षेत्र में आजीविका से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? दिहाड़ी मजदूर, अनियमित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, मौसमी कर्मचारी। देखिए, नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का उदाहरण नियमित कर्मचारी है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। दूसरा प्रश्न है, अनियमित कर्मचारी के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कारीगर को तभी आना होता है जब मालिक को जरूरत हो। कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं। कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, अनियमित रोजगार में कारीगर को तभी बुलाया जाता है जब मालिक को काम की ज़रूरत होती है, तभी वो कारीगरों को काम पर रखता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल सही है। चूँकि अनियमित रोजगार है तो यहाँ पर कारीगरों के लिए जो काम की दशाएँ होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं। उनको कोई प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलती है, ना ही किसी प्रकार की कोई सहायता दी जाती है, ना ही कोई बीमा करवाया जाता है, ना ही कोई मेडिकल सुविधा दी जाती है। तो इनकी कार्य की दशाएं जो अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा अनियमित रोजगार में कारीगरों से अपेक्षा की जाती है कि वो ज़्यादा देर तक काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका ए और सी सही है। तो सही आंसर है आपका डी वाला, केवल ए और सी सही हैं। तीसरा प्रश्न है, लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं? इसके बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है। उन्हें साप्ताहिक और राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, लोग स्थायी और नियमित नौकरी, जैसे कि हमारे भारत में सरकारी नौकरी को स्थायी और नियमित नौकरी माना जाता है, तो आपने देखा होगा कि अधिकांश युवा जो है सरकारी नौकरी का प्रयास करते हैं। सरकारी नौकरी कैसे भी लग जाए उसके लिए तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि यहाँ पर उम्मीद ये होती है कि इनकी नौकरी जो है लंबे समय तक चलेगी, यानी 60 साल या 60 से लेकर 62 साल तक नौकरी रहती है। तो यहाँ पर लंबे समय तक नौकरी चलने की उम्मीद रहती है। इसके अलावा जो भी अवकाश होते हैं वो अवकाश या छुट्टियाँ जो होती हैं वो सवेतन छुट्टियाँ मिलती हैं, यानी इन अवकाशों में इनका कोई वेतन कटता नहीं है। तो इन्हें साप्ताहिक और राष्ट्रीय पर्वों पर सवेतन अवकाश मिलता है। इसके अलावा उन्हें मेडिकल वगैरह या फिर अन्य जो भविष्य निधि वगैरह है वो भी मिलती है। तो यहाँ पर सभी के सभी विकल्प सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी ए, बी तथा सी सभी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? संगठित कार्यबल, लेबर चौक, भूमालिक, प्रशिक्षित तकनीशियन। आपने देखा होगा कि हर शहर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसे चौराहे होते हैं जो लेबर चौक के नाम से फेमस होते हैं। तो लेबर चौक शब्दावली जो है ये भारत के शहरों में जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनको दर्शाती है। लेबर चौक वो इलाका होता है, वो एरिया होता है जहाँ पर दूर दराज के गांव से आए हुए जो कामगार हैं या मजदूर हैं वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने जो भी उनके क्षमताएँ हैं, जो भी उनके पास योग्यताएँ हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी सेवाओं को वहाँ पर बेचते हैं। तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत होती है लेबर चौक से वहाँ पर उनके साथ मोलभाव करके उनको काम पर ले जाता है। यहाँ पर जो काम होता है वो दिहाड़ी प्रकृति का होता है, यानी यहाँ पर नियमित रोजगार नहीं है। हो सकता है उस दिन अच्छा खासा कमाई हो जाए, फिर 4 दिन खाली रहना पड़े। तो लेबर चौक जो है ये शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। पांचवा प्रश्न है, न्यूनतम वेतन अधिनियम नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम है ये 1948 में बना था। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि वेतन जो है एक निश्चित न्यूनतम जो है जो गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर सेट किया है उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक डेली मजदूर का जो पैरामीटर है वो सेट कर दिया है कि 250 रुपये इसकी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए।
तो कोई भी व्यक्ति उस मजदूर को अगर मजदूरी पर ले जाता है तो उसको 250 रुपये से कम नहीं देगा, 250 से ज़्यादा ही दे सकता है लेकिन उससे कम नहीं देगा। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। छठवां प्रश्न है, किस जीवन की वास्तविक घटना ने जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका के अधिकार को स्थापित किया? एक बार कुछ झुग्गीवासियों को मुंबई शहर से बाहर निकाल दिया गया था। घायल किसान हकीम शेख, ओम प्रकाश को दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध। देखिए, जो आजीविका का अधिकार है इसको जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में स्थापित करने का जो रीजन था या जो परिस्थिति थी, उसके पीछे रीजन ये था कि एक बार मुंबई की जो स्लम एरिया है वहाँ पर कुछ झुग्गीवासियों को उनकी स्थान से विस्थापित कर दिया गया था। तो इस बात का विरोध वहाँ के कुछ NGOs ने, कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने किया। तो अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक आदेश जारी किया और आजीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 7वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? न्यूनतम वेतन का कानून मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देनी है। सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया है कि वेतन न देना गैर कानूनी है। आपको यहां बताना है कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए, यहां पर ए वाला विकल्प गलत है, यहां पर बी वाला भी गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि एक मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी देनी है, ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सी वाला सही है कि सरकार द्वारा मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया गया कि वेतन न देना गैर कानूनी है। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी केवल सी। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है? बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्की दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे साल आय मिलती है। राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। वीणा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। देखिए, बाबू जो है, चूंकि इसकी दुकान पक्की दुकान है और इस दुकान से इसको पूरे साल आमदनी मिल रही है, तो ये नियमित रोजगार है। जॉय की बात करें तो जॉय ने अभी हाल में एक शॉपिंग मॉल खोला है, वहाँ पर ब्रांडेड कपड़े का शोरूम उसमें खोला है, तो इसके पास भी एक तरह से नियमित रोजगार है। वीणा का जो दंत चिकित्सालय है, भले ये अनधिकृत बस्ती में हो, लेकिन वीणा के पास प्रॉपर डिग्री है, प्रॉपर योग्यता है, तो ये भी इसका नियमित रोजगार है। वहीं राजन की बात करें तो राजन गांव से आया हुआ है, उसके पास शहर में कोई रहने के लिए मकान नहीं है, तो राजन क्या करता है, अपनी आजीविका चलाने के लिए ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर चूंकि इसके पास कोई घर नहीं है तो इसी पर सो जाता है। तो ये जो है एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शा रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 9वां प्रश्न है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। देखिए, यहाँ पर जो फुटपाथ और ठेले वाले लोग जो सामान बेचते हैं, तो यहाँ पर उनके जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर आपका जो ए वाला विकल्प है ये सही है, यानी फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके फिक्स करना कि यहाँ पर सामान ये लोग बेच सकते हैं। आपको मैंने चैप्टर में बताया था कि गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण और विनियमन अधिनियम 2014 पारित किया है, और ये अधिनियम जो है स्ट्रीट वेंडर्स को कानूनी पहचान प्रदान करता है और हर शहर में कुछ ऐसे इलाके इनके लिए रिजर्व करता है जहाँ पर ये अपनी आजीविका चला सकते हैं, जहाँ पर फुटपाथ या ठेला लगाकर ये अपनी आजीविका कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं, जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती हैं। पक्की दुकानें वो दुकानें मानी जाती हैं
जहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी नियमित होते हैं और इनके पास शहर पंचायत यानी नगर पंचायत या नगर निगम का लाइसेंस होता है, तो ये दुकानें पक्की दुकानें मानी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी केवल ए और बी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार में संलग्न है? एक कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक, एक सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की विक्रेता, एक रिक्शा चलाने वाला, एक कॉल सेंटर का कर्मचारी। देखिए, कपड़े के कारखाने में काम करने वाला श्रमिक क्या है? एक कर्मचारी या मजदूर है, तो ये स्वरोजगार में तो नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड की जो विक्रेता है, क्योंकि ये विक्रेता लगा है यहाँ पर, तो ये भी एक तरह से कर्मचारी है। और कॉल सेंटर वाला यहाँ पे लिखा ही हुआ है कर्मचारी है। लेकिन ये रिक्शा चलाने वाला है, ये स्वरोजगार में है, यानी इसकी मर्जी है कि आज रिक्शा चलाना है या नहीं चलाना है, ये इसकी मर्जी, ये स्वरोजगार है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? तो यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा ऐसा उत्तर है जहाँ पर विद्यार्थी अपनी तुलना या अंतर कर पाने की जो क्षमता है इसका प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। पहला है, साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्राय शहरी क्षेत्रों में होते हैं। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो कि सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। यानी यहाँ पर ऐसा कौन सा आंसर है जहाँ पर विद्यार्थी शॉपिंग मॉल और साप्ताहिक बाजार की तुलना करने में असमर्थ हो रहे हैं? वो सबसे उपयुक्त आंसर आपको ढूंढना है। देखिए, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं, चूंकि यहाँ पे कोई पक्की दुकानें तो होती नहीं है, सप्ताह में एक दिन ये बाजार लगते हैं, तो यहाँ के वेंडर्स जो है कुछ रुपए की रसीद कटवा कर, जैसे 50 या 100 रुपए का चार्ज लगता है, और अपना वहाँ पर स्ट्रीट पर अपना फुटपाथ पर दुकान लगा लेते हैं। तो इनका सामान जो होता है सस्ता होता है। वहीं जो शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, तो शॉपिंग मॉल में आप लोग जानते हैं दुकानों का किराया जो है हजारों लाखों में होता है, तो वहाँ पर जो सामान भी मिलता है वो महंगा होता है। तो यहाँ पर ये वाला कथन बिल्कुल सही है कि साप्ताहिक बाजार में मिलने वाला जो सामान है सस्ती दरों पर हम लोग खरीद सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला जो सामान है इसको केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। साप्ताहिक बाजार में चूंकि यहाँ पर स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। यहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर जो भी दुकानें ली जाती हैं या रेंट पर दी जाती हैं वो एग्रीमेंट के तहत दी जाती हैं। साप्ताहिक बाजार जो है ये ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्रों में लग सकते हैं, जबकि मॉल प्राय जो है शहरी इलाकों में ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये तीसरा वाला भी उत्तर उपयुक्त है, लेकिन डी वाला उत्तर जो प्रॉपर उपयुक्त नहीं है। यहाँ बताया गया कि साप्ताहिक वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, ये बात तो सही है, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ये जो कथन है कुछ अच्छा सा अंतर नहीं कर पा रहा है। यानी यहाँ पर ये जो विद्यार्थी ने ये वाला जो उत्तर दिया है, इस उत्तर में साप्ताहिक बाजार और मॉल की तुलना प्रॉपर तरीके से नहीं की है, तो यही हमारा सही आंसर है। तो आंसर है आपका डी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है? मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है। जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों नियोक्ता तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है। कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है। देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला वाला विकल्प है, यहाँ पर ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि मजदूर को केवल नगद भुगतान किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, कैसे इन्होंने मोल भाव किया है, कैसे मजदूर के साथ समझौता किया है, नेगोशिएट किया है। हो सकता है अगर मान लीजिए खेत पर काम करवाने के लिए मजदूर लेकर आए हैं, तो मजदूर से तय कर लिया है कि आज आप हमारे यहाँ काम करवा देंगे तो हम आपको शाम को 50 किलो गेहूँ देंगे। तो ज़रूरी नहीं है केवल नगद में भुगतान किया जाए, तो यहाँ पर ई वाला गलत हो जाएगा। जब मजदूर बीमार होता है उन दिनों जो नियोक्ता है यानी उनका जो मालिक है तनख्वाह के एक हिस्से का भुगतान करता है। चूंकि यहाँ पर ये अनियमित मजदूर है, तो अनियमित मजदूरी में कोई कार्यात्मक सुरक्षा होती नहीं है।
तो यहाँ पर बीमार या फिर कोई कैजुअलिटी की स्थिति में इनके जो मालिक हैं या नियोक्ता हैं किसी प्रकार की धनराशि इनको नहीं देते हैं, तो यहाँ पर आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा। अनियमित जो मजदूर हैं या अनियमित वेतन के कार्य हैं, वहाँ पर मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई सरकार के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाती हैं, तो यहाँ पर मजदूरों से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है। नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है, यानी लोग अनियमित वेतन वाले काम क्यों करते हैं, क्योंकि जो नियमित रोजगार वाले जो अवसर हैं इनकी गारंटी बहुत कम है। जैसे आप लोग ही देखते होंगे, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग स्थिति से वाकिफ़ हैं कि कितनी जॉब आ रही हैं, कितने लोग ले पा रहे हैं। कई कई साल तक वैकेंसी नहीं आ रही हैं, वैकेंसी आ रही हैं, पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, फिर मामला चला जा रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जा रहा है, भर्ती नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं नियमित रोजगार के अवसर बहुत कम है, इसी वजह से हमें अनियमित वेतन पर कार्य करना पड़ता है और यहाँ पर हम लोगों का शोषण होता है। तो यहाँ पर सी और डी सही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, केवल सी और डी सही है। 14वां प्रश्न है, क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? इन कामों के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए, इससे नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है, ये कार्य मौसमी होते हैं, कामगार आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर वो कारण पूछा गया है जिसकी वजह से लोग ये ऐसे अस्थायी मजदूरों को रखते हैं, तो वो रीजन पूछा गया है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि इन कामों को करने के लिए तकनीकी कौशल या योग्यता नहीं चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर ए वाला गलत हो जाएगा। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जहाँ पर तकनीकी कौशल वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन उसको भी पार्ट टाइम के लिए रखा जाता है, फुल टाइम के लिए नहीं रखते हैं, तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थायी रूप से लोग क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी रूप से रखने में जो नियोक्ता है यानी जो मालिक है उस पर कम दायित्व बनता है। उसे अपने कर्मचारी के भविष्य को लेकर, उसके बीमा वगैरह को लेकर या उसकी भविष्य निधि को लेकर कोई दायित्व उसके ऊपर नहीं रहता है, इसी वजह से उसको वो कम टाइम के लिए रखता है। चूंकि ये कार्य मौसमी होते हैं और जब जरूरत पड़ती है तभी नियोक्ता इनको काम पर रखते हैं, तो यहाँ पर आपका बी और सी सही है, तो सही आंसर है आपका बी वाला, केवल बी और सी सही है। 15वां प्रश्न है, अनियमित मजदूर या श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। देखिए, अनियमित मजदूर वो व्यक्ति है जिसके पास प्रॉपर रोजगार नहीं है, भविष्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ना ही उसकी जॉब की कोई सिक्योरिटी है, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे श्रमिक को अनियमित मजदूर कहा जाता है। तो निर्माण स्थल पर काम करने वाला मिस्त्री ये अनियमित मजदूर है। घरेलू सहायिकाएं यानी जो मैड वगैरह आप लोग घर में झाड़ू पोंछे के लिए लगाते हैं, तो ये भी अनियमित मजदूर हैं। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक में जो बैंक प्रबंधक है, चूंकि इसका नियमित रोजगार है, इसको गवर्नमेंट से भी सब फैसिलिटी मिलेगी, तो ये जो है अनियमित मजदूर में नहीं आता है। यहाँ पर आपका ए और बी सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल ए और बी। 16वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाया गया? यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी मेहनत का हिसाब से मेहनताना मिले, मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए, मालिकों के मुनाफे या लाभ को घटाने के लिए आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, न्यूनतम वेतन का कानून इसलिए बनाया गया ताकि मजदूरों को उनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना मिले, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो मालिक हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं उनसे उनको बचाया जा सके, तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। न्यूनतम वेतन से मालिकों के मुनाफे या लाभ पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उसी रफ्तार से अपना लाभ या मुनाफा कमाते हैं, तो यहाँ पर आपका सी वाला विकल्प जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए और बी विकल्प सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, केवल ए और बी। 17वां प्रश्न है, सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है, इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? देखिए, तदर्थ का मतलब है कि पार्ट टाइम जॉब वाली या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हमने रख लिया है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने तक आप जॉब पर रहेंगे, तो ऐसे कर्मचारी जो तदर्थ कर्मचारी बोले जाते हैं। वह प्रतिमास निरंतर वेतन पाती है, तुलनात्मक रूप से उसे लंबे समय तक सेवा सुरक्षा प्राप्त है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपये और देर तक और काम करने के अतिरिक्त 50 रुपये मिलते हैं,
वह सेवा भविष्य निधि प्राप्त कर सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तदर्थ कर्मचारी भी एक अनियमित कर्मचारी है। ये किसी विशेष प्रोजेक्ट पर ये लोग रखे जाते हैं और कुछ महीनों के या कुछ महीनों के लिए या कुछ पर्टिकुलर काम के लिए रखे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसका यहाँ पर घंटे तय हैं कि भाई 8 घंटे काम करोगे आपको तो शाम को 350 रुपये मिलेंगे, और उससे ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अतिरिक्त 50 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर इनके बारे में ये बात सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 17 का सी वाला। 18वां प्रश्न है, दिहाड़ी मजदूरी एक प्रकार का स्थायी रोजगार है, नियमित रोजगार है, संविदात्मक रोजगार है, अनियमित रोजगार है। देखिए दिहाड़ी मजदूरी जो है ये अनियमित रोजगार है। वहीं संविदात्मक रोजगार वह व्यवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति को निश्चित समय, निश्चित शर्तें और कार्य के लिए जो लिखित या मौखिक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके आधार पर उसको नियुक्त किया जाता है, तो उसको संविदात्मक रोजगार कहा जाता है। दिहाड़ी मजदूर को जो है वो अनियमित रोजगार में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना, अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना, नियुक्तकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आज़ादी देना, स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। देखिए शहरी क्षेत्र में जीविकोपार्जन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानून हैं उनको हटा दिया जाए। तो उनको अगर हटा दिया जाएगा तो शहर में जो रेहड़ी फेरी वाले हैं जो कि अपना जीविकोपार्जन करना चाह रहे हैं उनको आज़ादी मिल जाएगी, तो वो कहीं भी अपना ठेला या फेरी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला। 20वां प्रश्न है, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, यानी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है। उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है। उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते हैं। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो सबसे सही आंसर है वो आपका बी वाला, यानी उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है और उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। इसलिए छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फिर सी वाला, यानी कि बी और डी सही है। तो आंसर है आपका सी। 21वां प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी इच्छानुसार या सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, नियुक्तकर्ता अस्थायी कर्मचारियों को इसलिए रखते हैं कि जब मन में उन्हें रख सकते हैं, जब मन में उन्हें निकाल सकते हैं। वहीं जो स्थायी कर्मी हैं इन्हें प्रॉपर वेतन देना पड़ेगा, अन्य जो भविष्य की लाभ हैं या भविष्य के लिए पेंशन वगैरह वो भी देनी पड़ेगी, जबकि अस्थायी भी व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं देनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का लाभ हो जाता है, इन सब चीज़ों की बचत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। इसके अलावा अस्थायी कर्मी ये बिना किसी अपनी सैलरी की बढ़ोतरी के लंबे समय तक जैसी भी कार्य परिस्थिति है उसमें काम करते रहते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये बात गलत है कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। देखिए स्थायी हो या अस्थायी हो, अगर व्यक्ति परिश्रमी है तो वो कहीं भी परिश्रमी हो सकता है, चाहे स्थायी काम हो या अस्थायी काम हो। अगर वो आलसी है तो कहीं भी आलसी हो सकता है, चाहे स्थायी हो या अस्थायी हो। तो यहाँ पर डी वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए, बी और सही सही है, तो सही आंसर है आपका ए वाला। 22वां प्रश्न है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, घरेलू काम का अवमूल्यन। देखिए एक ऑफिस जाने वाली महिला है, इसको वेतन मिल रहा है और वेतन मिल रहा है तो समाज में एक स्टेटस कायम हो रहा है, तो सम्मान भी मिलता है। जबकि आज भी हमारे भारतीय समाज में जो घर का काम है उसको लोग महत्व नहीं देते हैं। उन्हें लगता है ये तो हमारी रोजमर्रा की हैबिट का एक हिस्सा है, रोजमर्रा की आदत है, इसको करना ही करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से घर का जो काम करने वाली महिलाएं हैं इसे आज भी जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है।
तो घरेलू काम का ये अवमूल्यन है, यानी हम इसका घरेलू काम का कोई मोल लगाते ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू समझते ही नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 23वां प्रश्न है, भारत के नगरों में रहने वाली नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शहरों में बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण रोजगार की तलाश है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। शहरों में बढ़ती हुई अनियंत्रित जनसंख्या शहर के नगरीकरण और वहां के वातावरण को प्रभावित नहीं करती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर भारत में लोग गांव से शहर की जो पलायन जो करते हैं वो रोजगार की तलाश में करते हैं, क्योंकि गांव में अवसर कम है। लोगों को लगता है कि शहर में अवसर ज़्यादा हैं, शहर में कुछ ना कुछ काम कर लेंगे तो पेट तो भर ही लेंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एक सर्वे के अनुसार हमारे भारत में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग जो है फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो ये बात भी सही है। शहरों में बढ़ती जो अनियंत्रित जनसंख्या है ये शहर के वातावरण को प्रभावित करती है। जैसे कि जब अनियंत्रित लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो स्लम एरिया में विस्तार होगा, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये लोग जो अचानक से वहाँ पहुँच जाएंगे, इनके रहने खाने की सुविधा नहीं होगी। इसके अलावा इनको जो बेसिक सुख सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, उनसे भी वंचित रहेंगे, इनके बच्चे वंचित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के एकदम से पहुँचने से क्या होगा, जो शहर का जो वातावरण है ये प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला गलत है, 1 और 2 सही है। तो सही आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2। 24वां प्रश्न है, शहर में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले नियमित व अनियमित वर्ग के लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिहाड़ी मजदूर, ठेला लगाने वाले और रिक्शा चलाने वाले इत्यादि वर्ग के कामगार अनियमित श्रेणी में आते हैं। अनियमित श्रेणी के रोजगारों में सामाजिक सुरक्षा का अभाव पाया जाता है। दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करने वाले नियमित व स्थायी कर्मचारियों को राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी, चिकित्सा सुविधा और बुढ़ापे के लिए बचत आदि की सुविधा का प्रावधान है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिहाड़ी मजदूर, ठेला लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ये सभी अनियमित श्रेणी के मजदूरों में आते हैं। अनियमित श्रेणी के मजदूरों में उनके रोजगार को लेकर सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। ना तो इनका नियमित रोजगार होता है, ना ही भविष्य की कोई सुरक्षा होती है, जैसे पेंशन, बीमा, ठीक है, ये सब सुविधाएं भी नहीं होती, ना ही मेडिकल कोई सुविधा मिलती है। वहीं दफ्तरों, फैक्ट्रियों में जो सरकारी विभागों में काम करने वाले जो रेगुलर कर्मचारी हैं, इनको प्रॉपर सुविधाएं मिलती हैं, प्रॉपर सैलरी मिलती है, जॉब से निकाला नहीं जाता है ना। इसके अलावा भविष्य निधि वगैरह भी मिलती है, पेंशन वगैरह भी मिलती है, और जो छुट्टियां होती हैं वो सवेतन छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों विकल्प सही हैं। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। तो आंसर होगा आपका डी वाला, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। 25वां प्रश्न है, भारत में कॉल सेंटर प्राय कहाँ स्थित होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो भारत में कॉल सेंटर प्राय जो है शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। तो सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। 26वां प्रश्न है, भारत में कॉल सेंटरों की स्थापना का एक सामाजिक प्रभाव क्या है? ग्रामीण कृषि का विस्तार, शहरी रोजगार के अवसर बढ़ना, खनन गतिविधियों में वृद्धि, कुटीर उद्योगों का पतन। देखिए, भारत में जब कॉल सेंटर स्थापित हो रहे हैं तो इसका एक सामाजिक प्रभाव ये है कि शहरी रोजगार में वृद्धि हुई है, शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 27वां प्रश्न है, कॉल सेंटर किस क्षेत्र से संबंधित रोजगार प्रदान करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। देखिए, कॉल सेंटर जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित रोजगार प्रदान करते हैं, और सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक सेक्टर में आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉल सेंटरों के संदर्भ में सत्य नहीं है? कॉल सेंटर सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, यहां मुख्यतः शहरी युवा कार्यरत होते हैं, कॉल सेंटर कृषि उत्पादन से संबंधित हैं, विदेशी कंपनियां भारत में कॉल सेंटर चलाती हैं। देखिए, पहला वाला बिल्कुल सही है कि कॉल सेंटर सेवा क्षेत्र से जुड़े होते हैं, और यहाँ मुख्यतः जो है शहर के लोगों को रोजगार मिलता है, तो शहरी युवा यहाँ पर काम करते हैं। इनका कृषि उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया तो गलत वाला है सी वाला। 29वां प्रश्न है, विदेशी कंपनियां भारत में कॉल सेंटर क्यों स्थापित कर रही हैं?
भारत में कर अधिक है, यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से उपलब्ध हैं, यहाँ श्रमिक उपलब्ध नहीं है, भारत में उद्योग बंद हो रहे हैं। रीजन है कि भारत में हमारे यहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो है अंग्रेजी बोलने में निपुण है, तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले कर्मचारी आसानी से मिल जाते हैं। इसी वजह से विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर कॉल सेंटर स्थापित करवा रही हैं। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 30वां प्रश्न है, भारत में विदेशी कंपनियों के कॉल सेंटर स्थापित होने का मुख्य आर्थिक कारण क्या है? अधिक वेतन, कम उत्पादन, कम श्रम लागत, अधिक कर व्यवस्था। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया में आबादी के मामले में वर्तमान में भारत जो है दुनिया में नंबर 1 पे है। यानी हमारे भारत की आबादी जो है 140 करोड़ प्लस पहुंच कर चुकी है। और इतनी बड़ी आबादी के सामने रोजगार का संकट तो है ही है। यहाँ पर प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं काम, यानी एक काम के लिए, एक जॉब के लिए हज़ारों लोग बैठे हैं, तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम सैलरी में काम करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। तो यही कारण है कि विदेशी कंपनियां यहाँ पर अपने कॉल सेंटर स्थापित करवा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कम सैलरी पर भी लोग काम करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर कम श्रम लागत आ रही है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 31वां प्रश्न है, शहर में बाजार की साप्ताहिक बंदी का दिन कौन सुनिश्चित करता है? नगर निगम, पुलिस अधीक्षक, राज्य सरकार, दुकानदार। देखिए, नगर निगम या नगर पालिकाओं का कोई भी स्तर ये शहर के बाजारों का नियमन करता है, लाइसेंस प्रदान करता है, और शहर में साप्ताहिक बंदी कब रहेगी ये तय करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी नगर निगम। 32वां प्रश्न है, जिस जगह मजदूर अपनी सेवाएं बेचने के लिए इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिलन चौक, रोजगार चौक, लेबर चौक, व्यापार चौक। तो इसे लेबर चौक कहा जाता है। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 33वां प्रश्न है, कर्मचारियों की तनख्वाह का एक भाग जो सरकार के पास जमा होता है क्या कहलाता है? बचत खाता, भविष्य निधि, चालू खाता, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये प्रोविडेंट फंड या भविष्य निधि कहलाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 34वां प्रश्न है, लेबर चौक पर काम करने वाले मजदूरों को किस प्रकार का रोजगार प्राप्त होता है? स्थायी रोजगार, संविदात्मक रोजगार, अनियमित रोजगार, संगठित क्षेत्र का रोजगार। देखिए, लेबर चौक पर काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ये अनियमित रोजगार के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर है आपका सी वाला। 35वां प्रश्न है, लेबर चौक पर मजदूरी की दर किस आधार पर तय होती है? सरकारी वेतनमान, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ठेकेदार द्वारा पूर्व निर्धारित, या मोल तोल के आधार पर? यहां पर डिपेंड करता है कैसा नेगोशिएशन आप कर रहे हैं, कैसी बार्गेनिंग आप कर पा रहे हैं। यानी मोल तोल के आधार पर यहां पर इनकी मजदूरी की दर तय होती है। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? लेबर चौक पर मजदूर दिहाड़ी पर काम करते हैं। इन मजदूरों को हर दिन काम मिलना सुनिश्चित होता है। ये मजदूर अनियमित रोजगार में होते हैं। अधिकांश मजदूरों के पास स्थायी आवास नहीं होता है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला सही है। लेबर चौक के जो मजदूर होते हैं ये डेली वेजेस पर काम करते हैं, और इन मजदूरों को हर दिन काम मिलेगा ये कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। इनका रोजगार जो अनियमित प्रकार का है, सी वाला सही है। और इनमें से अधिकांश मजदूरों के पास अपना खुद का स्थायी आवास नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला भी सही है। यहाँ पर जो गलत वाला है वो है आपका बी वाला। तो आंसर है आपका बी। 37वां प्रश्न है, लेबर चौक पर काम करने वाले अधिकांश मजदूर कहाँ रहते हैं? किराए के मकानों में, सरकारी क्वार्टर में, फुटपाथ या रैन बसेरों में, अपने स्थायी घरों में? चूंकि इनके पास शहर में कोई स्थायी आवास तो है नहीं, तो ये फुटपाथ पर या फिर नगर निगम या नगर पालिका के बनाए रैन बसेरों में रात में सोते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 38वां प्रश्न है, शहर में रैन बसेरों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? पुलिस विभाग, नगर पालिका, राजस्व विभाग, समाज कल्याण विभाग? तो रैन बसेरे या रात्रि विश्राम गृह नगर पालिकाओं के द्वारा तैयार किए जाते हैं। यही उनका संचालन और रखरखाव करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 39वां प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स
जीविका संरक्षण और विनियमन अधिनियम ये कब अस्तित्व में आया? 2010, 2011, 2013, 2014। तो देखिए 2014 में अस्तित्व में आया था और ये प्रश्न जो है रीट में लेवल 2 में एग्जाम में पूछा गया है। 40वां प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। देखिए पीएम स्वनिधि योजना जो है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और साथ ही हमारी जो क्लास 6 की पॉलिटी वाली किताब थी ये समाप्त हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता आया हूँ कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ उसकी जो अभ्यास प्रश्नों की सीरीज है वो भी देखने को मिल जाएगी। इससे आपके समय की बचत भी होगी और आप चीज़ों को दोहरा पाएंगे, प्रश्नों का अभ्यास भी दोबारा से कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।